हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने मल्टी स्टेज रॉकेट के बारे में समझाया था आप लोगों को। अब हल्का सा पुराने सब्जेक्ट का रिवीजन करके और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। सेंट्रल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है, मैंने आपको बताया था पहले, कि जो किसी पॉइंट की तरफ या उससे दूर की तरफ डायरेक्टेड होती है, जिसकी दिशा किसी निश्चित बिंदु की तरफ होती है या उस बिंदु से दूर की तरफ होती है। जैसे बी ए, कोई बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे कोई वस्तु रखी है, किसी बी पॉइंट पे। तो जैसे मान लीजिए बी पॉइंट पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ये रहा पॉइंट बी। तो इस पे लगने वाली फोर्स, अगर फोर्स ऐसे लग रही है ये, और ए पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ए पॉइंट नीचे, ये ए पॉइंट है, तो या तो फोर्स इससे दूर की तरफ लगे, ए से बी को मिलाने वाली लाइन के, या इसकी तरफ लगे या नीचे की तरफ लगे, ऐसे। इन दोनों दिशाओं को कहते हैं सेंट्रल फोर्स कहते हैं। अगर ये लग रही है, मान लिया F1 है, ये भी सेंट्रल फोर्स होगी F1। अगर ऐसे लग रही है सपोज F2, तो F2 भी सेंट्रल फोर्स होगी। बी पॉइंट पर कोई हमें फोर्स देखनी है, किसी निश्चित बिंदु की तरफ या उससे दूर की तरफ लगे, तो सेंट्रल फोर्स कहलाती है। और सेंट्रल फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये भी आपको बताया जा चुका है। सेंट्रल फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेंट्रल फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आर क्या था? आर सेंट्रल फोर्स का डायरेक्शन था, दिशा, और ये इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण था। तो जो सेंट्रल फोर्स का परिमाण होता है वो उस बिंदु से, जो निश्चित बिंदु है, उससे दूरी के प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको सब पहले समझाया जा चुका है, मैंने हल्का सा रिविजन कर लेते हैं। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, अभी आगे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तब मैं आपको समझाऊंगा सेंट्रल फोर्स कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पिछली बार आपको पहले लेक्चर्स में बताई जा चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम अंडर ए सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यानी कि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत, केंद्रीय बल के अंतर्गत अगर कोई वस्तु मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमेशा संरक्षित रहेगा, यानी कंजर्व्ड रहेगा। तो क्यों कंजर्व रहेगा, इसका बहुत छोटा सा वो है सॉल्यूशन, ये देख लेते हैं। ये सेंट्रल फोर्स है, आपको पता है, ये सेंट्रल फोर्स F(r)(r), और आपको पता है बलागुण क्या होता है, टाउ। ये होता है बलागुण R×F, ये भी आपको बताया जा चुका है और पहले पता भी है आपको। ये बलागुण है R×F। अब हमें क्या करना है, तो R×F निकालते हैं, क्या वैल्यू आएगी R×F की, R×F। और सेंट्रल फोर्स ये जो F है, ये पता है आपको, इस फॉर्म में लिख सकते हैं Fr क्रॉस यूनिट वेक्टर R। और आपको ये भी पता है यूनिट वेक्टर R जो होता है, ये कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं वेक्टर R डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R। हम मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आपके बुक में कैसे लिखा है मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखा है, ये लिखा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R, तो वेक्टर R डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R। ये इन्होंने किया है। अगली लाइन में यूनिट वेक्टर को चेंज कर दिया, यूनिट वेक्टर को क्या लिख दिया इन्होंने, इस यूनिट वेक्टर को लिख दिया वेक्टर R डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R। अब यहाँ R है, ये तो परिमाण है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को अलग हटा दो, ये कांस्टेंट हो गया, ये परिमाण R भी कांस्टेंट है। नीचे कांस्टेंट क्या क्या है, Fr कांस्टेंट है, ये बताते हैं, Fr कांस्टेंट है और नीचे R कांस्टेंट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसकी होगी, इस R वेक्टर की और इस R वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट होगी। और सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए जीरो आ जाएगा। तो किस चीज़ की वैल्यू आ गई, जीरो, टाउ की, यानी बल आघूर्ण, यानी टॉर्क। बल आघूर्ण को हिंदी में टॉर्क कहते हैं। टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू जीरो आ गई। और हमें पता है कि टॉर्क किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होता है, टॉर्क होता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज यानी dl/dt टॉर्क के बराबर होता है। और सेंट्रल फोर्स के लिए टॉर्क जीरो आ गया है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो। और किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसका मतलब वो चीज़ कांस्टेंट होती है, तो L आ गया कांस्टेंट। तो L कंजर्व्ड आ गया, किस केस में आ गया, अगर वो वस्तु सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि कंजर्व्ड रहेगा। अब आते हैं, मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स टेक्स प्लेस इन अ फिक्स प्लेन।
इसका मतलब है कि अगर सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत कोई वस्तु मूव कर रही है यानी मोशन में है तो सेम प्लेन में रहेगी वो हमेशा। सेम प्लेन माने जैसे मोबाइल का ये स्क्रीन है आपकी, तो ऐसा नहीं होगा कि मोबाइल की स्क्रीन को छोड़ के वो ऊपर की तरफ निकल जाए। मोबाइल की स्क्रीन का 2 डायमेंशनल स्पेस है ना, जो आपकी लेंथ है, इसे सपोज इस मोबाइल स्क्रीन को मैं मानता हूँ, अभी वो लेता हूँ मैं, सपोज ये मैंने एक्स डायरेक्शन मान लिया इसका एक्स, और ये मान लिया वाई। ये मोबाइल की स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा वाई, ये लाइन नहीं खिंच पा रही, चलो ये वाई मान लिया मैंने, ये वाई मान लिया। तो ये सी टेढ़ी हो गई, थोड़ी सीधी कर लो है, ये एक्स हो गया और ऊपर क्या हो गया, वाई हो गया। तो ये मोबाइल का प्लेन हो गया। अब मोबाइल का प्लेन आपसे पूछा जाए ये एक्स डायरेक्शन माना है, ये वाई डायरेक्शन माना है, तो मोबाइल किस प्लेन में है, तो आप कहेंगे एक्स वाई प्लेन में है मोबाइल। ये पूरा प्लेन एक्स वाई हो जाएगा, ज़्यादा खिंच गया, एक्स वाई प्लेन। तो मोबाइल का एक्स वाई प्लेन है। इसका मतलब अगर कोई वस्तु इस मोबाइल के प्लेन में मूव कर रही है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे सेंट्रल फोर्स में जा रही है, मान लिया कहीं मूव कर रही है ऐसे, तो वो इस एक्स वाई प्लेन के अंतर्गत ही रहेगी। एक्स वाई, एक्स यहाँ और वाई यहाँ, इसी प्लेन में रहेगी ऐसे ऐसे। ये जो प्लेन है मैंने लाइन लाइन वाला बनाया, ऐसा नहीं हो सकता कि जेड की तरफ चली जाए थोड़ी सी, सेम प्लेन में ऑलवेज मूव करेगी। तो इसे आपको दिखाना है कि कैसे मूव करेगी। ये लिखा है मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स टेक्स प्लेस इन अ फिक्स प्लेन। ठीक है, आपको पता है कि एल जो होगा एंगुलर मोमेंटम, ये कांस्टेंट होगा किसमें, अगर वो वस्तु सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मूव कर रही है। तो आर क्रॉस एम वी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मेरे हाथ में क्या होना, ये क्या होगा, कांस्टेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एल, एल जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट कब होती है, जब उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण एंड डायरेक्शन परिमाण और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों अगर कांस्टेंट होगी, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, तब वो चीज़ कांस्टेंट होती है। और एल जो है एंगुलर मोमेंटम जो है, ये एल, इसकी दिशा क्या है, इस एल की दिशा है, ये आर और वी का क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल है। तो एल की जो दिशा होगी वो आर और वी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। आपको ये बात पता है, जैसे आपको सपोज मिल गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी दो वेक्टर होते हैं, इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी है सपोज। तो हमें पता होता है जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का कोई रिजल्टेंट आता है सी, तो सी जो होगा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ए और बी दोनों के प्लेन जिस प्लेन में ये होंगे उन दोनों उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे कोई वस्तु ये थी, ये मैंने वाई माना था, ये मैंने एक्स माना था, ये एक्स था, ये वाई था। तो इसमें आर है, सपोज ये आर है, और ये है सपोज पी, आर और पी एक्स वाई प्लेन में। तो जो एल होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा। अगर जेड इधर बनाते हैं हम नीचे की तरफ, ये जेड बनाते हैं, तो एल ऐसे होगा, जेड दिशा में होगा। यानी आर और पी के दोनों का प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन, उसके परपेंडिकुलर होगा जेड। तो आपको पता है कि एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एल कांस्टेंट होगा। उसके कांस्टेंट होने के लिए आर और वी का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और आर और वी का क्रॉस प्रोडक्ट तब कांस्टेंट होगा जब आर और वी सेम प्लेन में रहेंगे। तो इसलिए एल की दिशा क्या होगी, यानी उनका मोशन क्या होगा, उस पार्टिकल का या बॉडी का जो कि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मूव कर रहा है, सेम प्लेन में होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है नेक्स्ट में। ये प्लेनेट इसने दिखा रखा है, या प्लेनेट है, ये प्लेनेट है और ये सन है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे प्लेनेट है, घूम रहा है सन के चारों तरफ, कोई प्लेनेट घूम रहा है। तो इस प्लेनेट के लिए एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इसका आर और वी क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि एल कांस्टेंट होता है। सेंट्रल फोर्स होती है प्लेनेट पे लगने वाली फोर्स, क्या होती है, सेंट्रल फोर्स होती है। इसलिए इसका आर और वी का जो प्लेन होगा हमेशा फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि एल उसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसा नहीं कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, ऐसा करके नहीं घूमेगा, वो फिक्स प्लेन में घूमेगा।
प्लेनेट। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आगे केपलर्स लॉज। ये मैंने हालांकि आपसे कहा था पढ़ लेना केपलर्स लॉज। केपलर्स लॉज आप पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी अर्लियर क्लासेस में। तो केपलर का जैसे मैं लॉ रिपीट कर देता हूँ। जो फर्स्ट लॉ है कि ईच प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। यानी कि प्रत्येक ग्रह जो होगा सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमता है और सन उसके एक फोकस पे होता है। क्योंकि दीर्घवृत्तीय कक्षा के दो फोकस हो सकते हैं बेटा। दीर्घवृत्तीय कक्षा होती है ना, इसलिए किसी एक फोकस पे, जैसे ये दीर्घवृत्तीय कक्षा है मान लिया, तो इसका एक फोकस ये भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी आप दीर्घवृत्त बनाते हैं, ये मैंने दीर्घवृत्त बनाया है, तो इसकी ये लाइन है, इसका एक फोकस यहाँ हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है, तो एक फोकस यहाँ पे भी हो सकता है। तो सन इसके किसी ना किसी एक फोकस पे होगा प्लेनेट के। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है? एरियल वेलोसिटी का है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इट मीन्स जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड घूम रहा है, ये प्लेनेट घूम रहा है सन के अराउंड, ये घूम रहा है यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, तो इस समान समय में समान एरिया ट्रेवल करेगा। जैसे यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक गया, सपोज ये कुछ घंटे में यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसने एरिया कौन सा ट्रेवल किया? ये। अब ये उसी घंटे में ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो उसका एरिया ये हो जाएगा। तो ये पहला वाला एरिया और दूसरा वाला एरिया दोनों बराबर होंगे अगर समय बराबर है। यहाँ से यहाँ तक मैं मार्क कर देता हूँ। सपोज ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। अगर P से Q तक और R से S तक ये बराबर समय में जाता है, तो इसके जो रेडियस वेक्टर है उसके द्वारा चला गया एरिया जो होगा, क्षेत्रफल, वो बराबर होगा। ये M ही मान लेते हैं, M है, तो MQP और MRS जो एरिया होंगे बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज ये घूम रहा है, ये इसकी सपोज इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये इसका फोकस है मान लिया, ये मैंने एक बिंदु बना दिया, और ये प्लैनेट ऐसे घूम रहा है, सपोज ऐसे, ये एरो बना दिया मैंने। तो ये सपोज एक टी टाइम में, T1 टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाता है, और यहाँ पे भी T1 टाइम में जाता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों एरिया बराबर करने हैं आपको, समान समय में समान एरिया चलेगा, इसीलिए यहाँ पे दूरी लेना पड़ेगा। तो ये एरिया इसके बराबर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसमें ये मैं P बना देता हूँ, ये बना देता हूँ Q। इसका मतलब P से Q तक उसे समान एरिया बराबर करने के लिए, किस एरिया के बराबर करने के लिए? इस वाले एरिया को बराबर करने के लिए P से Q तक उसे तेज चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी इसका भी नाम रख देते, ये सपोज मैंने R रख दिया, यहाँ पे यहाँ रख दिया S। तो R से S तक तो प्लेनेट धीरे धीरे चलेगा, और P से Q तक क्या चलेगा? तेज चलेगा, क्योंकि उसे समान समय में एरिया बराबर करना है। तो P से Q तक तेज चलेगा और R से S तक धीमे चलेगा। तो उसकी स्पीड वेरी करती है जब वो, इसका मतलब क्या है? सन कहाँ है? सेंटर पे, ये सन था, ये सन है सेंटर पर, ये सन है। तो सन से जब वो पास होगा तब तो तेज चलेगा, और सन से जब दूर होगा तो धीमे धीमे चलेगा। ये सेकंड लॉ है एरियल वेलोसिटी का, कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। थर्ड क्या है? स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। थर्ड लॉ यार तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू दी, या इज प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। जो टाइम पीरियड होता है, रिवोल्यूशन का जो पीरियड होता है, उसका स्क्वायर जो होता है, जो सन से प्लेनेट का एवरेज डिस्टेंस होता है, यानी सेमी मेजर एक्सिस होता है, उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये अभी आगे दिखाएंगे फॉर्मूले में ना, आपको प्रूव करके कैसे होता है। इसके बाद मैंने प्रूफ दे रखे हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ, प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ, ये दे रखा है। फर्स्ट लॉ तो बहुत इजी है प्रूफ। इसमें कोई प्लेनेट घूम रहा है सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो आपको पता है अगर सन का मास m है, कैपिटल M, ये भी हटाते हैं, नीचे कर लेते हैं, सन का मास कैपिटल M है, ये कैपिटल M सन का मास है, स्मॉल m प्लेनेट का मास है, ये कैपिटल M सन है,
और स्मॉल एम किसका मास है? प्लेनेट का मास है, प्लेनेट का मास है स्मॉल एम। तो ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, -Gmm/r²। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, आप लोगों को पता ही है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। न्यूटन ने कहा था कि किन्हीं दो वस्तुओं जिसका मास कैपिटल एम और स्मॉल एम है, या m1 m2 है, उनके बीच में लगने वाली फोर्स क्या होती है? उनके द्रव्यमान के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होती है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 m2 इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और वो फोर्स जो होती है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एंड द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। सो उसने कहा था F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। तो m1 को कैपिटल M ले लिया है, m2 को स्मॉल m ले लिया है और r² ले लिया है, तो ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन यहाँ पे इसने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये वेक्टर है कैपिटल F, इसलिए यहाँ पे वेक्टर के लिए दिशा लगानी पड़ेगी, इसलिए यूनिट वेक्टर r लगा दिया है। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है। ये सन है, यहाँ पे सन S मैंने बना दिया सन, और यहाँ पे प्लेनेट है सपोज, ये P है, तो ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगेगी? ये। तो फिक्स पॉइंट कौन सा हो गया? सन का पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट है S, तो इसकी तरफ लगेगी ये। जल्दी अटेंड करो। हेलो, मैं बीच में कुछ और बोल गया था बेटा। तो S और P ये हमने देख लिया। ये फोर्स आ गई, यहाँ पे यूनिट वेक्टर R लगा दिया है दिशा देने के लिए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म लिखा है। कैपिटल F बोल्ड बना रखा है बेटा, बोल्ड माने वेक्टर, स्मॉल r के ऊपर कैप लगा रखा है, ये यूनिट वेक्टर को दिखा रहा है। इसे फिर इसी फॉर्म में लिख दिया Gmm/r। यहाँ पे भी ये जो स्मॉल r लिखा है ये वेक्टर है, वेक्टर साइन नहीं बना रखा है इन्होंने, क्योंकि बोल्ड में लिख रखा है इन्होंने। और आपको पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, भी यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर r डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r आता है। तो मैग्नीट्यूड चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, उसमें नहीं लगाता। तो इन्होंने यूनिट वेक्टर r को यहाँ पे यूनिट वेक्टर r की वैल्यू ये रख दी है, यहाँ रख देंगे तो नीचे r³ आ गया, ये आ गया। तो इनटू वेक्टर r नीचे r आ गया। तो ये इसने इसे इस फॉर्म में लिख दिया, इसने लिख दिया इसे Fr इंटू r, जहाँ पे Fr ही हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है। इसके लिए टाउ निकाल लिया, टाउ आपको पता है r×f होता है, अभी मैं करवा चुका हूँ। और f की ये वाली वैल्यू रख दी यहाँ पे Fr, r×r आ गया, r×r 0 होता है, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो टॉर्क एक्टिंग क्या हो गया? 0 हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आपको भी करवाया था ना, ये प्रूव करवाया था, dl/dt इक्वल टू टॉर्क, ये भी प्रूव करवा चुके हम। तो ये L क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। या L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी कभी J से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। J r×p कांस्टेंट हो गया, ये भी हो गया। सेकंड लॉ क्या था? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एरियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो, चित्र देख लो बेटा ढंग से, ये है, ये यहाँ पे है P पॉइंट, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और ये वाला डिस्टेंस बीच वाला डेल्टा r है। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक PQ क्या है? डेल्टा r। ये वाला डिस्टेंस क्या माना है? r, यानी M से P तक का r माना है, और M से Q तक का r प्लस डेल्टा r माना है। ये माना है, देखो r प्लस डेल्टा r, r प्लस डेल्टा r, तो ये डेल्टा r हो जाएगा। ये डेल्टा r डिस्टेंस है, डेल्टा r, ये r और ये r प्लस डेल्टा r, ये डिस्टेंस है। अब एरियल वेलोसिटी की बात करते हैं। इसने लिखा है द एरिया स्वेप्ट आउट बाई रेडियस वेक्टर SP, ये लिखा है द एरिया स्वेप्ट आउट बाई रेडियस वेक्टर SP एट टाइम डेल्टा t, इन टाइम डेल्टा t। SP क्या है? इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PSQ। अब ऊपर चित्र देखते हैं दोबारा, ये है P
P, यह है S और यह है Q। तो एरिया वेक्टर क्या है, ये रहा R, ये रहा एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पहुँच गया, ऐसे करके तो बढ़ रहा है इधर आगे। प्लेनेट अगर ऐसे बढ़ रहा है, प्लेनेट अगर ऐसे जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, ऐसे इस दिशा में जा रहा है, तो एरिया वेक्टर क्या बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो एरिया वेक्टर ने कितना एरिया क्रॉस किया, ये वाला एरिया चला एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर हो गया ट्राइंगल पी एस क्यू। कितना एरिया वेक्टर हो गया, पी एस क्यू, ये ट्राइंगल हो गया इसका एरिया निकालने के लिए एक ट्रिक लगा दो छोटी सी। ये एरिया निकालना है इसका, तो मैं नीचे कर लेता हूँ इसे। ये था, ये इसका एरिया निकालना है आपको कि इसने कितना एरिया चला। तो इसे प्लेन लाइन मान लो और इसे आगे बढ़ा दो, करीब इसके पैरेलल आगे बढ़ा दो और इसे ऐसे मिला दो, तो देखो पैरेललोग्राम हो गया तो पूरा। तो जो इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा उसका आधा एरिया ये होगा। तो पैरेललोग्राम मान लो, सपोज ये S था, ये S था, ये P था, ये Q था, इसे भी कुछ मान लो, S P Q, सपोज कुछ भी मान लो। क्या मान सकते हैं इसे, अच्छा इसने बना भी रखा है पैरेललोग्राम, यहाँ पर बना रखा बेटा, इधर मैं क्यों उधर क्यों बना, उधर भी बना सकते हैं, इधर भी ये बना रखा है इसने पैरेललोग्राम, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। ये हो गया, ये पैरेललोग्राम बना दिया इसने इधर। तो इस पैरेललोग्राम का आधा एरिया ये रहा। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ये नीचे दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगली लाइन में देखते हैं, अगली स्लाइड में। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है एरिया SRPQ। R क्रॉस डेल्टा R होता है, ध्यान है ना आपको, R क्या था और क्रॉस R था क्या था। अब इसके पिछले वाले में थोड़ा रिवर्स करके आप देख लीजिएगा। ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है, इस पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर दिया तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, हाफ R क्रॉस डेल R। ये एरिया स्वेप्ट आउट है, एरिया स्वेप्ट बाई दी प्लेनेट, यानी प्लेनेट द्वारा चला गया एरिया। कितने टाइम में, dt टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो एरियल वेलोसिटी कितनी हो गई, एरियल वेलोसिटी होगी डेल्टा A बाई डेल्टा टी, ये एरियल वेलोसिटी होगी। एरिया की वेलोसिटी, एरिया चलने की वेलोसिटी, कितना एरिया चला कितना समय में चला, डिवाइडेड बाई समय। तो डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एरियल वेलोसिटी होगी। डेल्टा A में लिमिट डेल्टा टी 0 लगा दो, बस डेल्टा टी समय जब बिल्कुल छोटा होगा, बस 0 के बराबर होगा, लगभग 0 को अप्रोच कर रहा होगा, तो डेल्टा को dA/dt कर देते हैं। ये मैंने बताया आपको ना पहले, dA/dt निकालना होता है। तो dA/dt क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये हो जाता है। लिमिट का लिमिट लिख दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा A की वैल्यू रख दी, हाफ R क्रॉस डेल्टा R, डेल्टा टी रख दिया, हाफ R क्रॉस डेल्टा R में यहाँ पे ये डेल्टा R बाई डेल्टा टी ले लेंगे, ये ले लिया, dR/dt कर दिया, ये हटा दिया लिमिट, ये हटा दिया यहाँ से, ये यहाँ से हटा दिया, तो dr में डेल्टा में बदल दिया, dR/dt हो गया। dR/dt क्या होता है, v, dR/dt v होता है, तो R क्रॉस v आ गया। और इससे पहले अभी दो तीन स्लाइड पहले आपने देखा था, J इक्वल टू क्या था, J इक्वल टू R क्रॉस P था, R क्रॉस P, यानी कि R क्रॉस MV, यानी R क्रॉस V। तो यहाँ से आ गया R क्रॉस V इक्वल टू J/M, ये लिख दिया। और dA/dt क्या है, हाफ R क्रॉस V है, तो J/2M हो गया, यहाँ पे J/2M आ गया। और J क्या था, सेंट्रल फोर्स में कांस्टेंट, और प्लेनेट किसके अंदर घूमता है, सेंट्रल फोर्स में, इसलिए J कांस्टेंट होगा, M तो कांस्टेंट है ही, 2 इज कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2J M सब कांस्टेंट है, इसलिए dA/dt क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि dA/dt की वैल्यू J/2M है। यही केपलर्स सेकंड लॉ था। अब आते हैं थर्ड लॉ पे। अभी आपने पढ़ा कि dA/dt क्या होता है, ये J/2M होता है। एरिया ऑफ एलिप्स पाई AB होता है। एरियल वेलोसिटी J/2M यहाँ रख दी, ये आ गया। ये आपके लिए थोड़ा असाइनमेंट है, सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स देखना, इसकी वैल्यू क्या होती है, b² होती है L। सेमी लेटस रेक्टम जो होता है ये इसमें एलिप्स में b² होता है। तो यहाँ से
ये है, देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये ऊपर लिखा है, तो इससे बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल ए क्यूब आ जाएगी, आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर ए स्क्वायर, जो मैंने कहा हटा दिया, इसकी जगह एल ए, इसकी जगह एल ए क्यूब रख दो, तो ये आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा एल ए क्यूब यहाँ रख दिया। अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, इसमें 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट है, बस कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ए, इसलिए टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए क्यूब, यही केप्लर्स थर्ड लॉ है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड आगे है, तो केप्लर्स के लॉ बता दिए और केप्लर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ का प्रूफ भी बता दिया। ये न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ मैं बता चुका हूँ आपको। न्यूटन ने कहा था कि फोर्स ऐसे प्रोपोर्शनल होती है, m1 m2 के प्रोपोर्शनल होती है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और दोनों मासेस के प्रोडक्ट के क्या होती है, दोनों मासेस के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो एफ यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है, बेसिकली ये प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं कैपिटल जी, ये कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे नेगेटिव साइन और लगा रखा है, क्योंकि नेगेटिव साइन जो होता है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए लगता है। आप ये मान लीजिए, यहाँ लिखा भी होगा एंड फोर्स एफ विच इज, ये लिखा है यहाँ पे, एफ द फोर्स विद अट्रैक्ट ईच अदर, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, यहाँ लिखा है द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स में जब भी साइन की कोई बात होगी तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, और अगर रिपल्सिव फोर्स होगी तो क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ये कन्वेंशन है, वैसे इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जैसे एक चार्ज को पॉजिटिव लेना था, हमने चार्ज खोजे, आवेश की जब खोज हो रही थी चार्जेस की, तो एक तरह का चार्ज मिला कि बिल्ली की खाल पे आगूस की रोड ये रगड़ेंगे और इससे एक चार्ज हो गया, इसमें एक चार्ज आ गया कोई सा, तो उस चार्ज को हमने पॉजिटिव चार्ज कह दिया, उन्होंने कहा ये धनात्मक चार्ज होगा, इसे हम धनात्मक कह देते हैं। तो धनात्मक कह दिया तो दूसरा चार्ज जो उसके अपोजिट मिला, तो फिर हमने उसे ऋणात्मक कहना पड़ा। ऐसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमने खुद कन्वेंशनल बना रखा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है। हम हो सकता था इलेक्ट्रॉन का शुरू में चार्ज पॉजिटिव ले लेते, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव लेते तो जिन चीज़ों पे उसका अपोजिट चार्ज होता है वो नेगेटिव हो जाता फिर। तो खैर छोड़ो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पे। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी में लिखा है। अगर वेक्टर क्वांटिटी में लिखते यहाँ पे, अगर वेक्टर लिखते तो अब एफ के ऊपर वेक्टर लगाते, यहाँ पे वेक्टर साइन लगाते, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है यहाँ पे डायरेक्शन के लिए, जैसे पहले किया था। अब आपसे कोई कहे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत आसान है। तो जब m1 m2 1 यूनिट हो जाएंगे और r भी 1 यूनिट हो जाएगा, तो g जो होगा f के बराबर हो जाएगा। इसे लैंग्वेज में लिख दो, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन हो जाएगी। इसकी यूनिट निकालने के लिए यूनिट ये हो जाएगी, जो इसकी यूनिट होगी वो इसकी यूनिट होगी। ये यूनिटनेस नहीं है कि कांस्टेंट समझो तो यूनिट, कांस्टेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी यूनिट होती हैं, तो ऐसे निकाल लोगे। ये सब आप कर चुके हैं डायमेंशंस की ना चीज़ें, ये बहुत आसान है। m-1 L3 T-2 ये आ जाएगा इसकी डायमेंशंस, यूनिट्स। अच्छा मैंने ब्रश काला हो गया गलती से, चलो काले ब्रश से सही है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कुछ है तो नहीं। ग्रेविटेशन फील्ड, आप कहते हैं फील्ड खाली पड़ा है या ये स्पोर्ट्स फील्ड है, यही उसी सेंस में कुछ फील्ड होता है। तो ग्रेविटेशन फील्ड माने वो रीजन या वो एरिया जिसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फील की जा सके,
यानी ऐसा एरिया जिसमें आप पे फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जिस एरिया में नहीं लग रही वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का फील्ड नहीं होगा। तो हर फील्ड की एक इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी क्या होती है? जो उसके यूनिट मास पे लगती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई कि यहाँ पे कोई एक मास रखा है, अभी मैं लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे कोई मास रखा है m, सपोज m रखा है, तो यहाँ पे कोई मास रखा है यूनिट, यानी 1 यूनिट मास, 1 यूनिट मास रखा है। तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। वो ये लिखिए यहाँ पे, लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऊपर का छोड़ दो, सीधा नीचे आते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, अरे यार ऊपर हेडिंग छुप गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, ये आ गया। बहुत सिंपल है, एक मास रखा है यहाँ पे m, ये रखा मास m, इससे एक r दूरी पे पॉइंट है a, इससे dr दूरी पे पॉइंट है b। किसी भी यूनिट मास पे फोर्स कितनी लगेगी? यूनिट मास पे फोर्स लगेगी है। यूनिट मास पे फोर्स ये क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल M मास था, यहाँ पे कैपिटल M मास था ये, और यहाँ पे एक मास था स्मॉल m। स्मॉल m को क्या मान लिया? यूनिट मास, यानी 1। तो फोर्स क्या होती है? Gm इंटू स्मॉल m, ये तो होती है Gm इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r², ये होती है फोर्स। तो m यूनिट हो गया यहाँ पे, तो Gm/r² हो गई फोर्स यूनिट मास पे। ठीक है, आपको पता है सेंट्रल फोर्स में F जो होगा dV, यानी वर्क डन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना था, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसे आप कैसे बताऊँ मैं इसमें, यहाँ से यही ले लेते हैं, डिफरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये पोटेंशियल होता है, इनफैक्ट ये हमेशा डिफरेंस ही होता है बेटा। जैसे इन्फिनिटी, अगर कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं दिया होता तो हम पॉइंट दूसरा क्या मान लेते हैं? इन्फिनिटी मान लेते हैं। हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा? 0। ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा? इन्फिनिटी पे 0। तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा इन्फिनिटी मान लेते हैं। जैसे हम निकालते हैं ए पॉइंट पे कितना, हम सपोज कोई कहे हमसे ए पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा, तो हम कहेंगे इन्फिनिटी से, सपोज यहाँ पे इन्फिनिटी है, मैंने इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होगा वो ए पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमेशा 2 पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। अगर कोई नहीं होता तो एक तो इन्फिनिटी ले लेते हैं, एक वो पॉइंट लेते हैं जिस पे निकालना है। यहाँ पे हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट हैं। आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल VA माइनस VB, दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? DV, और वो क्या होगा? वर्क डन माइनस F.dr। वर्क डन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमें यहाँ पे वर्क करना नहीं पड़ रहा, हमें यहाँ पे वर्क मिल रहा है, तो माइनस F.dr हो गया। F की ये वाली वैल्यू रख दो Gm/r², F.dr, तो Gm/r² हो गया। ये VA माइनस VB था, ए और बी के बीच का पॉइंट। अगर एक पॉइंट इन्फिनिटी पे हो, सपोज B इज एट इन्फिनिटी, बी कहाँ चला गया? इन्फिनिटी, यानी बी पॉइंट जहाँ हमने यहाँ मान लिया इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी बी पॉइंट मान लिया, और ए यहीं है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तब लिमिट क्या लगेगी? पहले लिमिट लग रही थी ए और बी, पहले यहाँ पे वी ए लिया था, यहाँ पे वी बी लिया था। अब लिमिट क्या लगेगी? इन्फिनिटी से आर तक आने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? ये माइनस F.dr, ये था dr डिस्टेंस मूव करने में वर्क डन F.dr, तो इन्फिनिटी से आर तक आने में क्या वर्क डन होगा? ये होगा। इसे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे तो Gm/r आ जाएगा। ये आ गया। अब
इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में अब कवर करेंगे। इसके बाद इसे आप पढ़ लीजिएगा। और ये लेक्चर मैंने आपको भेजा, दूसरा लेक्चर भी बहुत जल्दी भेजूँगा। अब आपको जल्दी जल्दी करना है, मेरे लेक्चर देखने हैं। कोई भी डाउट हो आपको लेक्चर से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड, तो आप वो डाउट्स मुझे लिख लिख के भेजते रहिए। ये मैं अब यूट्यूब के थ्रू आपको इसलिए भेज रहा हूँ लेक्चर्स, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट करी थी कि सर हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, 170 है, तो हमारे पुअर हो जाता है कनेक्टिविटी ना। कुछ जिनके यहाँ नेटवर्क अच्छा है उन्हें तो कोई समस्या नहीं आती, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो उन्हें बहुत समस्या आ रही है। कभी उन्हें पिक्चर ब्लर दिखती है, कभी कुछ दिखता है। और दूसरी बात, जो मैं ऑनलाइन लेक्चर लेता हूँ वो एक बार आप सुन सकते हैं, दोबारा सुन ही नहीं सकते। हाथ के हाथ आप देख लें, नोट्स बना ले तो बना ले, नहीं बना पाए तो नहीं बना पाए। इसलिए ये मैं अपने उसी लेक्चर का बिल्कुल सेम पैटर्न में जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसी में आपको वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब पे उसका लिंक भेज रहा हूँ, जिससे आप जब चाहें देख सकें। जब आपके पास नेट तेज़ हो, जब आपके पास अवेलेबल हो मोबाइल, तभी आप देख लें। जब आप तेज़ नेटवर्क के रीजन में हो तब देख लें। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारे पास 2 ही मोबाइल हैं, हम 3 भाई बहन हैं और हमारी क्लास वो करती हैं, कॉन्साइड करती हैं, तो हम देख नहीं पाते, इतना नेट नहीं हम यूज़ कर सकते। 3 मोबाइल लें, अलग अलग उसमें नेट डालें। तो ये भी बहुत, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। कि आपको यूट्यूब का लिंक भेज रहा हूँ, अगर नेट स्लो भी है तो आप यूट्यूब में कभी देख ले, कभी 5 मिनट का लेक्चर देख लिया, कभी जैसे आप पे टाइम हो तब देख लीजिए। यूट्यूब तो आप धीरे स्लो नेट से भी देख सकते हैं। और कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी आपको डाउट है, वो आप मुझे व्हाट्सएप करें। जब आपके डाउट्स के सफिशिएंट नंबर मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे, तब मैं आपका ऑनलाइन लेक्चर लिया करूँगा बीच बीच में। उस ऑनलाइन लेक्चर में मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा सारे, और उसमें भी अटेंडेंस भी होगी। तो बीच बीच में आपके ऑनलाइन लेक्चर्स भी होंगे और आपके यूट्यूब लेक्चर्स भी आपको भेजे जाएंगे। तो मैं बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।